Okay. So, good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Darshan Khar reporting live from wowclass.com और आज हम हैं हमारे 12th नंबर के लेक्चर के ऊपर. ठीक है. सो आज ये फटाफट आज हम आगे बढ़ने वाले हैं. कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल. आज से हमारा नया चैप्टर भी शुरू होने वाला है. सो बहुत अच्छे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे फॉर स्टार्टिंग ऑफ द न्यू चैप्टर और उसके पहले थोड़ा सा फेमा को कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. आ जाइए फटाफट. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, रौनक, मोहम्मद, शुभम, अंकित, मुस्कान, स्नेहा, रीमा, हर्षिता, अंजलि, शर्मा, तेजस, सबको गुड मॉर्निंग. ठीक है. चल स्टार्ट करेगा इस. आर यू रेडी? बताना मुझे जरा. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा? पहले तो हम उसको एक बार थोड़ा सा ठीक कर लेवे, फिर उसके बाद में अभी के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? किसी को याद है? एनीवन? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? व्हाट वी हैव सीन. अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम नियरली ईसीबी कंप्लीट करने के ऊपर आए थे, नियरली ईसीबी फिनिश करने के ऊपर आए थे. तो जरा आ जाइए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को एक बार फिनिश कर लेते हैं. ठीक है. फटाफट बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा. कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट में ऑथोराइज लेंडर और ऑथोराइज बोरोवर का पूरा लिस्ट देखा था. फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े थे. हमने देखा था कि भाई साहब ऑटोमेटिक रूट के अंदर कितना ईसीबी अलाउ किया जाता है. तो बोला जाता है कि भैया हॉस्पिटल, उसके बाद में होटल, सॉफ्टवेयर के लिए अप टू $200 मिलियन तक का ईसीबी अवेलेबल है. 3 इयर्स उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है. अदर देन हॉस्पिटल, होटल एंड सॉफ्टवेयर $750 मिलियन है और 5 इयर्स उसका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है. एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इट इज अप टू $10 मिलियन और 3 इयर्स का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है. उसके बाद में अप्रूवल रूट के अंदर फिगर्स नियरली सेम है, सिर्फ पीरियड के लिए आपको अप्रूवल लगेगा. सिर्फ कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उनको $1 बिलियन पर फाइनेंशियल ईयर अलाउड है और ऐसे सिचुएशन में आपका पीरियड अप्रूवल रूट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा. ये चीज होने के बाद में हमने देखा था कि भैया ऑल इन कॉस्ट का मतलब क्या होता है. मैंने आपको कल ऑल इन कॉस्ट भी बताया था. ऑल इन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है सबसे पहले प्रिंसिपल ओनली स्वैप. प्रिंसिपल ओनली स्वैप के अंदर सबसे पहली चीज प्रिंसिपल के ऊपर का एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, और प्रिंसिपल के ऊपर का एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मिटाने के लिए आप जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रीमियम पे करते हो वो प्रीमियम. उसके बाद में इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन, और इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप जो प्रीमियम पे करते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटरेस्ट को ठीक करने के लिए फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो प्रीमियम एंड उसका माइनर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. ये सब चीजें मिला के आपका ऑल इन कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है. अब बेसिकली देखा जाए तो 3 साल से 5 साल का अगर आपका लोन रिपेमेंट है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है, तो ऐसे सिचुएशन में लाइबोर प्लस 350 बेसिस पॉइंट्स आपको अलाउ किया जाता है. और अगर आपका 5 इयर्स से ज्यादा है तो आपको लाइबोर प्लस 500 बेसिस पॉइंट्स को अलाउ किया जाता है. फिर हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, अलग अलग टाइप के ईसीबीज कैसे लिए जाते हैं. फिर हमने देखा था एलिजिबल बोरोवर का लिस्ट. फिर हमने देखा था रिकॉग्नाइज्ड लेंडर क्या होता है. रिकॉग्नाइज्ड लेंडर के अंदर पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एलिजिबल लेंडर हो सकता है. आईओएससीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन, इसके हिसाब से जो ऑथोराइज्ड है वो लोग हो सकते हैं. मल्टीलैटरल, बायलैटरल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल जो फॉरेन इक्विटी होल्डर्स होंगे या बॉन्ड या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करेंगे, फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, ये सबको ऑथोराइज लेंडर के अंदर अलाउ किया गया है. ये चीज होने के बाद में हमने देखा था मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, जिसके अंदर हम आए थे. हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अगर ईसीबी लेना है $50 मिलियन से कम तो 1 ईयर का एमएएमपी है. $50 मिलियन से ज्यादा 3 ईयर का एमएएमपी है. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिसाब से 5 ईयर्स का, एनबीएफसी से ले रहे हो तो 10 ईयर्स का, किसी और से ले रहे हो तो 10 ईयर्स का. अगर आप रीपेमेंट ऑफ रुपीज लोन के लिए ईसीबी ले रहे हो तो 5 इयर्स का इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए 7 इयर्स का, एंड अदर लोगों से अगर आप बोरोइंग ले रहे हो तो 10 इयर्स का. इस तरीके से ईसीबी के वर्किंग्स दिए गए हैं. फिर इनका क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको करवाया था अलग अलग तरीके से और उसके लिए हमने एक टेबल भी देखा था. यह चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ चुके थे. हमने देखा था एंड यूज ऑफ ईसीबी कहां कहां पे अलाउड नहीं है. ठीक है. सो वी हैव सीन कि ईसीबी का एंड यूज कौन कौन से सिचुएशंस के अंदर अलाउड नहीं है. लेट्स गो. तो यहां पे हमने अलग अलग सिचुएशन देखी थी एंड इधर वी बी और वी कॉपीराइट का मार्क हुआ है, उधर वी सी कीजिएगा प्लीज. बकवास, इधर वी बी एंड वी सी करिएगा.
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में हमने एक्सचेंज रेट के ऊपर बात किया था, फिर हम गए थे हेज के ऊपर कि आप नॉर्मली जब ईसीबी लेते हो तो आपको हेजिंग करना जरूरी है सो दैट आपका एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क कम हो जाए। 5 इयर्स से नीचे का अगर मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है तो आपको 70% कंपल्सरीली हेज करना है। 5 इयर्स के ऊपर का है तो ऐसे सिचुएशन में आपको हेज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे, हमने देखा था हेजिंग के बाद में अगले प्रोविजंस, नेचुरल हेज नाम का एक सिचुएशन था जो नियरली इम्पॉसिबल वाला है, नॉर्मली उसको आपने यूटिलाइज करना नहीं है। लिमिट और लिवरेज के ऊपर हम गए थे। लिमिट और लिवरेज के अंदर हमने देखा था कि ऑटोमेटिक रूट के अंदर $750 मिलियन तक का अगर आप ईसीबी उठा रहे हो इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे सिचुएशन में एज पर द लिमिट्स गिवन बाय इंडिविजुअल इस हिसाब से वो डोमिनेट होगा। अगर फॉरेन करेंसी ईसीबी है और ऐसे सिचुएशन में फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी होल्डर से अगर आप ईसीबी उठा रहे हो तो आपका इक्विटी इज टू ईसीबी का जो एक्सपोजर है वो 7:1 के हिसाब से होना चाहिए। ये कंडीशन सिर्फ उन्हीं को अप्लीकेबल है जिनका आउटस्टैंडिंग प्लस प्रपोज ईसीबी 5 मिलियन से ज्यादा जा रहा है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग प्लस प्रपोज ईसीबी 5 मिलियन से कम है तो ऐसे सिचुएशन में आपको फॉरेन करेंसी ईसीबी को वर्कआउट करवाना जरूरी नहीं है। ये चीज होने के बाद में हम गए थे पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स के ऊपर कि आप ईसीबी कहां पार्क कर सकते हो, कहां रख सकते हो। अगर आपके प्रोजेक्ट वगैरह शुरू नहीं हुए हैं, आपका वर्किंग शुरू नहीं हुआ है, पैसा रखने की जगह नहीं है, तो आप कहां पे ईसीबी रख सकते हो, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले थे। हमने उसके अंदर देखा था कि आप उसको रख सकते हो डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स के अंदर, ट्रेजरेबल अदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रख सकते हो विथ 1 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, और आप उसके अंदर तभी रखोगे जब S&P, फिंच, आईबीसी, मूडी ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उनको एटलीस्ट AA- या AA3 ये रेटिंग दिया हुआ हो। फॉरेन ब्रांच, फॉरेन सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक के अंदर भी आप इसको डिपॉजिट रेट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ईसीबी इंडिया में पार्क करने हैं तो एडी कैटेगरी 1 बैंक को पूछ लीजिए, करंट अकाउंट में आप इसको रख सकते हो, या तो फिर टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो अनएंकम्बर्ड, जिसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे डिपॉजिट के अंदर आप उसको रख सकते हो। ये चीज होने के बाद में रेजिंग ऑफ ईसीबी के लिए हम फॉर्मेलिटीज का कुछ प्रोविजन पढ़े थे। फिर हमने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखे थे। लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईसीबी फॉर्म 2 के साथ में एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के हिसाब से एडी कैटेगरी 1 बैंक ईसीबी फॉर्म 2 को टेस्ट करेगा, चेक करेगा और डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को सबमिट करेगा। फिर आपको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और उसके बाद में ही आप ईसीबी ड्रॉ डाउन कर सकते हो। ईसीबी के कंडीशंस में अगर आपको चेंज करना है तो ईसीबी के टर्म्स को कंप्लाई करना है। डीएसआईएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट को 7 डेज के अंदर कमेंट करना है और जो चेंजेस है वो मेंशन करना है। मंथली रिपोर्टिंग के अंदर बोरोवर ने फाइल करना है ईसीबी फॉर्म नंबर 2 एडी कैटेगरी 1 बैंक को और डीएसआईएम के साथ में वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। कंप्लायंस फीस जो है आपकी, जिसको कहा जाता है लेट सबमिशन फीस, वो ईसीबी 2 के लिए 30 डेज से ज्यादा डिले है तो 5,000, 2 ईयर्स से ईसीबी 2 के लिए 3 ईयर्स से कम का डिले 30 डेज से ज्यादा है तो 50,000 पर ईयर, एंड अगर ईसीबी फॉर्म 2 के लिए 3 ईयर्स से ज्यादा का डिले है तो 1 लाख पर ईयर। इस हिसाब से आपको लेट सबमिशन फीस फाइल करना पड़ेगा। ये चीज होने के बाद हम आगे बढ़े थे अनट्रेसेबल एंटिटी। अनट्रेसेबल एंटिटी मतलब जिससे कम्युनिकेशन करने की बात की जा रही है पर जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। जैसे कोई एंटिटी है, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, ऑडिटर है, उनको हमने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, एडी कैटेगरी 1 बैंक ने 2 क्वार्टर्स तक के उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया और 6 कम्युनिकेशन करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। साथ में उनका कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस या एड्रेस नहीं मिला, ऑडिटर्स ने 2 साल के सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको मानते हैं अनट्रेसेबल एंटिटी। ऐसे सिचुएशन में ईसीबी फॉर्म 2 के अंदर हम बोल्ड में लिखवा देते हैं कि भैया ये अनट्रेसेबल एंटिटी है, फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन करना पड़ेगा। नोटिस दिया जाएगा डीओई को, इनवर्ट रेमिटेंस एंड डेट सर्विसिंग से अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज होने के बाद में हमने पावर्स देखा था एडी कैटेगरी 1 बैंक है, जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि अगर आप एडी कैटेगरी 1 बैंक चेंज करना चाहते हो तो ओल्ड एडी कैटेगरी 1 बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बोली गई थी, चेंजेस इन द ईसीबी कंप्लाई विद द नॉर्म्स ऑफ द ईसीबी एंड कंसेंट ऑफ द लेंडर। जो लेंडर है, ओरिजिनल लेंडर जिसने ईसीबी दिया है, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कैंसलेशन ऑफ एलआरएन, नो ड्रॉ डाउन इज अलाउड। ईसीबी 2 के अंदर आपको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि आपने ईसीबी यूटिलाइज नहीं किया है। रीफाइनेंसिंग ऑफ एक्जिस्टिंग ईसीबी अगर आपको करना है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी रिमेन ये रिड्यूस कर सकते हो। ऑल इन कॉस्ट जो है ये रिड्यूस नहीं करना है। आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी और रिमेन भी रिड्यूस नहीं करना है, ऑल इन कॉस्ट भी रिड्यूस नहीं करना है। ईसीबी का अगर कोई फ्रेमवर्क है तो लॉ ऑफ रूल के हिसाब से उसको किया जाएगा। नीचे इंडियन बैंक रीफाइनेंस कर सकते हैं हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स को, जो महारत्ना और नवरत्ना है, कल हमने इनका लिस्ट देखा था, जिनका AAA रेटिंग है एटलीस्ट। ये चीज होने के बाद में हम गए थे कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी।
मतलब ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है. एक्टिविटी ऑफ द बोरोइंग कंपनी कवर्ड इन ऑटोमेटिक रूट टू एफडीआई एंड गवर्नमेंट अप्रूव. ऑटोमेटिक रूल हुआ है यहां पे रूट करना. ठीक है, जो ऑटोमेटिक रूट में कवर्ड है उनको अप्रूवल लेना जरूरी है. कन्वर्जन आपको लेंडर्स का कंसेंट लेना जरूरी है फॉर कन्वर्जन ऑफ इक्विटी. ठीक है, और यहां लेंडर का जो कंसेंट बोला गया है, इधर भी बोला गया है, इधर भी बोला गया है, तो इसका मतलब होता है ऑल लेंडर्स. ठीक है, सिर्फ वो नहीं जिन्होंने आपको ईसीबी दिया है. इट्स अबाउट ऑल लेंडर्स. आप जो कन्वर्जन कर रहे हो सेक्टोरियल कैप के ऊपर नहीं होना चाहिए कैपिटल का. फिर मेंशन किया गया है एडिशनल कॉस्ट कोई है तो लगनी नहीं चाहिए. रिपोर्टिंग टू आरबीआई के अंदर मेंशन किया गया है आपको एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. साथ में आपको डीएसआईएम को ईसीबी2 फाइल करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा पार्शियल कन्वर्जन. फुल कन्वर्जन करे हो तो एफसीजीपीआर फॉर्म, साथ में ईसीबी2 फॉर्म विथ द वर्ड फुल कन्वर्जन ये आपको फाइल करना पड़ेगा. ये चीज होने के बाद में मेंशन किया गया है बोरोवर हैज अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी. इंडियन बैंक से फॉरेन ब्रांच को सब्सिडरी को देना है. लेंडर का दूसरे लेंडर्स का कंसेंट लेना है. एटलीस्ट आपने इंफॉर्मेशन देना है. सबसे आखिरी चीज मेंशन की गई है एक्सचेंज रेट एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट आपका डिसाइड हो जाना चाहिए. इस हिसाब से हमने ईसीबी का कल इतना पूरा वर्किंग देख लिया था. आई गेस आपने इसको रीड कर लिया होगा. आज हम बढ़ने वाले हैं आगे. सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी, नहीं सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी भी हमारा हो चुका था कि अगर आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लेना है तो आप क्या क्या सिक्योरिटी के तौर पर दे सकते हो. तो हमने देखा था इमूवेबल एसेट दे सकते हो, मूवेबल एसेट दे सकते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो, पर कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटी भी आप इसके लिए दे सकते हो. ये चीज भी हमारा कंप्लीट हो चुका था. आज हम पढ़ने वाले थे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. ठीक है, कल हमने जितना पढ़ा कंटेंट काफी सारा था. 1-2 मिनट लीजिए कृपया, इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. सब कल का समझ में आया क्या? मुझे एक बार मेंशन करना, फिर आगे बढ़ेंगे. कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए. सही है बेटा प्रणीत. 2 क्वार्टर्स का रिमाइंडर, 2 क्वार्टर्स तक के कोई रिप्लाई नहीं आया है और 6 रिमाइंडर्स के बाद में भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आया है तो ऐसे सिचुएशन में
आप गए काम से, ठीक है, तो ही आपको अनट्रेसेबल एंटिटी बोला जाएगा। चल, आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ से, ठीक है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर, पहले ईसीबी को हम कंप्लीट कर देंगे आज, उसके बाद में आज हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। चल, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। पास्ट 8 क्वार्टर्स एज सच उसको डिफाइन ना करो बेटा, बस इस आपने सिर्फ इतना याद रखना, 2 क्वार्टर्स तक का रिप्लाई और 6 रिस्पॉन्स, 2 क्वार्टर्स तक के नो रिप्लाई और 6 नोटिस आपने जो दी उसके हिसाब से आपने उसको याद रखना है, ठीक है। कृपया उसको 8 क्वार्टर्स करके डिफाइन ना कीजिए, ठीक है। चल, स्टार्ट करते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। व्हाइल एक्सरसाइजिंग द डेलीगेटेड पावर, द एडी कैटेगरी 1 बैंक शुड इंश्योर दैट द चेंजेस परमिटेड आर इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेशन सीलिंग एंड गाइडलाइंस एंड द ईसीबी कंटिन्यूज टू बी इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल गाइडलाइंस। नॉर्मली एडी कैटेगरी 1 बैंक ने ये देखना है कि भैया जब भी आप अप्रूव कर रहे हो, ये पावर्स ऑफ एडी कैट 1 बैंक के अंदर ही आता है नियरली, कि जब आप अप्रूव कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में वो सब कंप्लायंस के अंदर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में मेंशन किया है ईसीबी बोरोवर हैज अवेल्ड अ क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग अ फॉरेन सिस्टम। एसओपी 4th लाइन में 8 क्वार्टर्स लिखा है, ये पूछा जा रहा है, मैं उसको एक बार सॉल्व कर दूं, होल्ड। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना आप प्रणीत बेटा, इसको अलग अलग लेवल पे लेके जा रहे हो, दोनों चीजें मिक्स मत कीजिएगा। एडी कैटेगरी 1 बैंक केस ऑफ अनट्रेसेबल एंटिटी हु हैव फाउंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द ईसीबी बाय फेलिंग टू सबमिट अ प्रिस्क्राइब रिटर्न अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, फॉर 8 क्वार्टर्स और मोर। यहां बात की जा रही है सबमिशन ऑफ रिटर्न्स की, यहां बात की जा रही है एसओपी के अंदर सबमिशन ऑफ रिटर्न की, और उसके लिए 8 क्वार्टर्स मेंशन किया गया है, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना, ये फेल टू सबमिट रिटर्न के लिए है। नीचे मेंशन किया है हु हैज रेज्ड ईसीबी अनट्रेसेबल एंटिटी वगैरह जो भी होगा, जो जिसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो रीचेबल नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दिया है, रिप्लाई नहीं दिया है फॉर 2 क्वार्टर्स, ठीक है, एंड जिसके अंदर 6 रिमाइंडर्स आपने इसके लिए दे चुके हैं, उसको भी अनट्रेसेबल एंटिटी के अंदर लिया जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। मतलब अनट्रेसेबल एंटिटी में 8 क्वार्टर तक का रिटर्न ना फाइल करना इज अनदर कैटेगरी, एंड आपने 2 क्वार्टर तक के रिप्लाई ना देना एंड 6 रिप्लाईज को, 6 कम्युनिकेशंस को, रिमाइंडर्स को रिप्लाई ना देना इज अनदर कैटेगरी। इसको अलग अलग ही याद रखिएगा, कृपया इसको मिक्स ना कीजिएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना अच्छे तरीके से। मैं बढ़ रहा हूं आगे। सो यहां आते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। सो सिंपली बोला गया है सभी ईसीबी ये कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए। ईसीबी बोरोवर हैज अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द इंडियन बैंक including foreign subsidiaries of the Indian bank. Tenure of the ECB shall be subject to applicable prudential guidelines issued by Department of Banking Regulation. अगर आप इंडिया के बैंक से अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट वगैरह उठाते हो फॉर रीफाइनेंसिंग ईसीबी वगैरह, तो आपको इंडिया के बैंकिंग गाइडलाइंस लग जाएंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ने इशू किए हैं। The changes in terms and condition of ECB allowed by AD under the power delegated and changes approved by the Reserve Bank should be reported to DSIM. नॉर्मली आप जो भी ECB के अंदर चेंजेस कर रहे हो वो DSIM को देना जरूरी है। कल ही हमने इसको देखा था, ECB फॉर्म नंबर 2 के अंदर हम नॉर्मली इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पेशल डिस्पेंसेशन अंडर ECB फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसके स्पेशल फैसिलिटी को मैं नीचे से पढ़ता हूं। ऑटोमेटिक रूट के अंदर
MAMP अगर आपको 3 इयर्स रखना है, आपको कोई भी हेजिंग नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा बोला है 5 इयर्स के नीचे आपको 70% हेजिंग करना पड़ता है। अब आपको MAMP 3 इयर्स रखना है, कोई हेजिंग नहीं रखना है। मैक्सिमम $10 बिलियन का आपका ECB है। मार्क टू मार्केट मार्जिन आपने करके रखा है। मार्क टू मार्केट मार्जिन अगर आपने देखा होगा तो SFM में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा आता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन का मतलब होता है जितना आपको आगे ECB लगने वाला है, जिस रेट के ऊपर लगने वाला है, उसके हिसाब से आप मार्केट के हिसाब से खुद के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखो। ठीक है, अब इतना तो अपने पास भाई साहब समय नहीं है कि हम SFM का पूरा मार्क टू मार्केट मार्जिन यहां पे समझा सके। सिंपल सी बात है कि मार्केट के हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना के रखो, जिससे आपका एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कम हो जाए। ठीक है, ये स्पेशल फैसिलिटी है। अप्रूवल रूट के अंदर ECB एज पर अप्रूवल दिया जाएगा। मतलब समझो, बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर ECB फ्रेमवर्क नॉटविथस्टैंडिंग प्रोविजन कंटेंट इन द पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMCs जिनको कहा जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कैन रेज ECB वर्किंग कैपिटल विथ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। सो दिस OMC स्पेशल फैसिलिटी, ये सिर्फ OMC कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए एप्लीकेबल है। भाई साहब, वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ECB उठा रही है, तो उनको एक ऑटोमेटिक रूट में प्री अप्रूवल दिया गया है। क्योंकि देखो, वर्किंग कैपिटल ऑयल कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल का स्टॉक परचेस करके रखना पड़ता है, फिर उसका प्रोसेसिंग करवाना पड़ता है, फिर उसमें से पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें अलग अलग निकाली जाती है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बहुत बड़े पैमाने के अंदर भैया वर्किंग कैपिटल लगता है, तो उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एक ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड सिचुएशन देके रखा है कि अगर आपका MAMP 3 ईयर है तो आपको कोई हेजिंग करने की जरूरत नहीं है। $10 बिलियन तक के आप उठा सकते हो, और मार्क टू मार्केट मार्जिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करके रखो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये स्पेशल फैसिलिटी दी है। उसके बाद में ECB फैसिलिटी स्टार्टअप्स के लिए अलग से दी है। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए अलग से दी है। स्टार्टअप्स के लिए क्या ECB फैसिलिटी दी है? तो मेंशन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन द डेट ऑफ रेजिंग द ECB के हिसाब से AD कैटेगरी 1 बैंक इस ECB को परमिट कर सकता है, ऑटोमेटिक रूट के अंदर परमिट कर सकता है। क्या अलाउड है स्टार्टअप को? मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स। मतलब OMC को जितना एवरेज पीरियड अलाउड था उतना ही यहां पे दिया गया है। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स के अंदर नॉर्मली वही लोग हैं दैट इज रेसिडेंट ऑफ FATF कंट्री। ठीक है, उसके बाद में फॉरेन ब्रांच एंड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वाले लोग, ये सब लोग आपके रिकॉग्नाइज लेंडर के अंदर आते हैं। फॉर्म द बोरोइंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द लोन्स, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में भी ये हो सकता है। करेंसी आप INR इंडियन रुपीज में बोरो कर सकते हो, या तो फिर आप डिनोमिनेटेड एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में कर सकते हो, या कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। साथ में लेकिन स्वैप वगैरह लेके रखना चाहिए आपने, जैसे प्रिंसिपल कूपन ओनली स्वैप, प्रिंसिपल ओनली स्वैप, और इसके लिए AD कैटेगरी 1 बैंक का अप्रूवल ले लेना चाहिए। अमाउंट स्टार्टअप के लिए विल बी लिमिटेड टू $3 मिलियन और इक्विवेलेंट टू पर फाइनेंशियल ईयर INR। ठीक है, $3 मिलियन तक के आप ECB उठा सकते हो, या फिर उसका INR इक्विवेलेंट आप उठा सकते हो, क्योंकि दोनों केस में अलाउड है। आप INR में उठाओ या तो फिर आप नॉर्मली उठाओ फॉरेन करेंसी के अंदर। ठीक है, ऑल इन कॉस्ट शॉल बी म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर। बोरोअर लेंडर के अंदर जो एग्री किया है वो ऑल इन कॉस्ट रहेगा, लाइबॉर प्लस जो भी एग्री किया होगा उसके हिसाब से। एंड यूजर कनेक्शन विद द बिजनेस ओनली आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट भैया इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के इसके लिए यूज किया, मेन बिजनेस पर्पज है उसी के लिए आप कर सकते हो। कन्वर्जन इनटू इक्विटी इज फ्रीली परमिटेड सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एप्लीकेबल। ऊपर हमने जो इक्विटी के कन्वर्जन के डेट रिस्ट्रक्चरिंग के रेगुलेशंस पढ़े उसके हिसाब से कन्वर्जन हो सकता है। क्या आप कोई सिक्योरिटी रख सकते हो इस केस में? बोला गया है कि इट इज चॉइस ऑफ द सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड, लेंडर इज लेफ्ट टू द बोरोइंग एंटिटी। ये लेंडर बोरोअर के ऊपर छोड़ दिया गया है, जिसमें मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। ये सब चीजें सिक्योरिटी के तौर पर यहां पर प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, साथ साथ में मेंशन किया गया है कि आप कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटीज को इशू कर सकते हो, पर यह भी मेंशन किया है इशुएंस ऑफ गारंटी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट बाय इंडियन बैंक, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NBFC इज नॉट परमिटेड। ये पॉइंट को थोड़ा सा स्पेसिफिकली मार्क करना, इशुएंस ऑफ द गारंटी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट बाय इंडियन बैंक
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी इज नॉट परमिटेड। जो भी गारंटी श्योरिटी वगैरह देना है स्टार्टअप्स के लिए, वो बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज में से कोई भी नहीं देगा, ये मेंशन करके रखा है। हेजिंग, द ओवरसीज लेंडर इन द केस ऑफ आईएनआर डिनोमिनेटेड ईसीबी विल बी एलिजिबल टू हेज द आईएनआर एक्सपोजर। ठीक है, ओवरसीज लेंडर ये आईएनआर एक्सपोजर को हेज कर सकता है अगर उसको चाहिए तो, एज पर द डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो एडी कैटेगरी वन बैंक इसको अलाउ करती है। मतलब हेजिंग वाला प्रोविजन भी यहां पे अलाउ किया गया है। मेंशन किया गया है नेचुरल हेज अगर है या नहीं है, उसके हिसाब से एक्सपोजर रिस्क जो है उसके हिसाब से आपने हेजिंग करना चाहिए। उसके बाद में दिया है कन्वर्जन रेट, और कन्वर्जन रेट इन द केस ऑफ बोरोवर बोरोइंग इन आईएनआर, फॉरेन करेंसी आईएनआर कन्वर्जन विल बी मार्केट रेट एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के डेट पे जो रेट माना जाएगा वो जो होगा मार्केट रेट आईएनआर टू ईसीबी कन्वर्जन का, आईएनआर टू डॉलर का, उसको यहां पे कन्वर्जन रेट माना जाएगा। अदर प्रोविजन में मेंशन किया है, अदर प्रोविजन लाइक पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड, रिपोर्टिंग अरेंजमेंट, पावर टू डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी वन बैंक, बोरोइंग एंटिटीज का इन्वेस्टिगेशन, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, ये सब चीजें आपके ईसीबी फ्रेमवर्क के हिसाब से लगेगी। मतलब बाकी सब प्रोविजन ईसीबी फ्रेमवर्क के हिसाब से लगेगी। ईसीबी लाइबिलिटी टू इक्विटी रेशियो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो 7:1 का सिचुएशन है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एनीवे 7:1 का सिचुएशन $5 मिलियन के ऊपर एप्लीकेबल होता है और ऑटोमेटिक रूट में एप्लीकेबल होता है, जो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। ये फैसिलिटी क्रिएट की जाई है, किसके लिए क्रिएट की जा रही है? इसी फैसिलिटी फॉर द स्टार्टअप्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मैं चाहूंगा चाहिए तो इसको एक बार और 1 मिनट के लिए पढ़ लो, कोई दिक्कत है तो कृपया पूछ लीजिए। पर काफी इजी है, मतलब ऐसा जिसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो स्टिल एक बार इसको एक बार रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा गाइस। पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा प्लीज।
पाँच छः लोगों ने डन कर दिया है, और पाँच छः लोग डन कर दीजिए, 8-10 लोग डन कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो डन है एवरीबॉडी, 8-10 लोगों का डन हुआ है। एक दो क्वेरीज आई है, उसको मेंशन करते हैं। मोहम्मद ने भाई साहब बहुत भयंकर क्वेरी पूछा है कि सर मार्क टू मार्केट मार्जिन और हेजिंग में क्या डिफरेंस है। मोहम्मद बेटा, एसएफएम का लेक्चर नहीं हुआ है आई गेस आपका शायद, पर ये कंसेप्ट अगर एक्सप्लेन करने बैठ जाए तो हमारा नियरली एक लेक्चर बस इसी में चला जाएगा कि मार्क टू मार्केट मार्जिन और हेजिंग में डिफरेंस क्या है। हेजिंग में आप रिस्क अवॉइड करते हो, सिंपल वर्ड्स में बोलने की कोशिश करता हूँ मैं, बट एसएफएम से इसको अगर सीखो तो आपको, क्योंकि आपके एसएफएम के कोर्स के मेन एलिमेंट है मार्क टू मार्केट मार्जिन एंड हेजिंग। सो पहला है कि भैया हेजिंग का मतलब आप नॉर्मली फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्क हेज कर लेते हो। मार्क टू मार्केट मार्जिन मतलब आप हर बार आपका कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के रेट के हिसाब से अपग्रेड करते हो। अब इसकी प्रोसीजर्स बहुत अलग होती है। हेजिंग के अंदर आप नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके आप रिस्क बेयर कर लोगे, लेकिन मार्क टू मार्केट मार्जिन में हाउ टू कंसिस्टेंटली पुट अप योर कॉन्ट्रैक्ट्स या कंसिस्टेंटली पुट अप योर ईसीबी टू द मार्केट लेवल, मार्केट रेट के हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये आप एसएफएम से ही पढ़ो तो ये बेटर रहेगा। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको ना बताऊं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूं, पर इसके अंदर समय देना इतना इज नॉट वर्थ इन अ लॉ लेक्चर्स। ऑब्वियसली इन द एसएफएम यू शुड गिव अ सफिशिएंट टाइम फॉर दीज कंसेप्ट्स। ठीक है, चलेगा। ये चीज़ के बाद में अंकुश ने पूछा है सर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी क्यों नहीं दे सकता। स्टार्टअप कंपनीज के लिए अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी देगा तो 85% ऑफ द स्टार्टअप विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स बंद हो जाते हैं। आप पिछले 10 साल का रिव्यू उठा के देख लेना, 85% ऑफ द स्टार्टअप्स मिनिमम मतलब बंद हो ही जाते हैं। 100 स्टार्टअप्स अगर आप शुरू करो तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स 85% स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, और वो भी लेंडिंग वगैरह लेके बंद हो जाएंगे। अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इनके लिए गारंटी और लेंडिंग वगैरह देने की कोशिश की तो ऐसी सिचुएशन में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन सबके स्टार्टअप्स के लोन वगैरह रीपे करने पड़ेंगे, जिसके लिए ये अलाउ नहीं किया है। तो अननेसेसरी बर्डन ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आ जाएगा सभी स्टार्टअप्स का, जो गलत है। क्लियर है कंसेप्ट, इसलिए इसको मना करके रखा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये चीज़ होने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर आगे देखें तो कुछ प्रोसीजरल मैटर्स उन्होंने दिए हैं। बोरोइंग एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कुछ प्रोसीजरल मैटर्स दिए हैं कि जो बोरोइंग एंटिटी अगर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्या। नॉर्मल प्रोसीजरल मैटर है। ईसीबी एंटिटीज अंडर रीस्ट्रक्चरिंग
ईसीबी फैसिलिटी फॉर रीफाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। अगर आप ईसीबी उठा रहे हो रीस्ट्रक्चर करने के लिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली या इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, या फिर आपके लेंडिंग बोरिंग को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो फिर रीफाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। रीफाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब कोई आपने लोन लिया था इंडिया से भयंकर वाला, और वो आपने बहुत दिन तक रीपे नहीं किया, अभी आपके खिलाफ भैया बैंकरप्सी का केस हो रहा है, आपके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का केस हो रहा है, आपके असेट बेचे जा सकते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रेस्ड एसेट्स है जिसको आपने रीपे नहीं किया है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको रीपे करने के लिए अगर आप ईसीबी ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ फ्रेमवर्क्स कंप्लाई करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक नहीं है। नीचे वाले 3-4 जैसे डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस विद द गाइडलाइन, ये सिर्फ जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं। अभी तक के हमने जो पढ़ा उसको एग्जाम में पूछा सकता है। ये 3-4 चीजें सिर्फ एक बार मन के मन में रीड कर लो। मैं रीड करूंगा तो वैसे भी आपको नहीं समझेगा। लास्ट बैच के अंदर मैंने इनको चारों टॉपिक को रीड किया था, घंटा कुछ किसी को समझ में नहीं आया, तो आप रीड कीजिए ठीक से। एक बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ लो। आया तो ठीक है, वैसे चांसेस तो बहुत कम है, आया तो ठीक है, रीड एक बार कर लो। कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लो, मैं सॉल्व कर दूंगा। एटलीस्ट जो पढ़ोगे वो कंसेप्चुअली अंदर तो भी रहेगा। ठीक है, जस्ट गो विथ इट एंड जस्ट रीड इट वन टाइम, गो फॉर इट फर्स्ट, चारों के चारों चीजों को।
पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा प्लीज। तेजस ने पूछा है सर 9 पॉइंट बोरोइंग बाय एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन लास्ट बट वन लाइन एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। अकॉर्डिंगली से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंगली इन द केस ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स वेयर द बोरोइंग एंटिटी हैज इंडिकेटेड अबाउट द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन adjudication appeals the AD category 1 bank reserve bank while approving a proposal shall intimate the agencies concerning by endorsing a copy of approval letter। सिंपली एक सिंपल सिचुएशन है तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबने ध्यान देना। समझो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कोई भी एडजुडिकेशन इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट में। अब मैं ईसीबी ले रहा हूं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये ड्यूटी है भाई साहब एडी कैटेगरी 1 बैंक और रिजर्व बैंक की कि सीबीडीटी को जाके या इनकम टैक्स की अथॉरिटीज को जाके वो इंटीमेट करे कि भाई साहब ये बंदा ईसीबी लेना चाहता है और आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो एडी कैटेगरी 1 बैंक रिजर्व बैंक उनको जाके इनकम टैक्स वालों को जाके इंटीमेट करेगा कि आपका एडजुडिकेशन अपील इसके ऊपर चल रहा है पर ये बंदा ईसीबी लेना चाहता है, तो कृपया हमें सजेस्ट कीजिए हम इसको ईसीबी अलाउ करें या ना करें। बस इतना ही बोला है। तो आप साइड में इसका एक सिंपल मीनिंग लिख सकते हो, इंटीमेटिंग टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर a different act। intimating to adjudicating authorities under a different act। चलो डन एवरीबॉडी। पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा सभी लोग। तेजस पूछ रहा है कि सर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है या इंटीमेशन इज इनफ। बेटा इंटीमेशन इज इनफ। आप इंटीमेट कर दो, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगा तो वो वैसे ही स्टे ऑर्डर पास कर देगा। अगर उसको जरूरत पड़ी कि इनके ईसीबी नहीं होने चाहिए तो वैसे ही कोर्ट स्टे ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब कौन, एज गुड एज कोर्ट, तो वैसे ही स्टे ऑर्डर पास कर देगा। डोंट वरी। चलो पढ़ना हो गया सबका। पांच सात लोगों ने डन किया है, और भी कर दीजिए प्लीज।
बहुत बढ़िया। तो आई गेस सबका यहां पे ईसीबी पढ़ के हो गया होगा। यहां पे आपका यूनिट नंबर 8, जो लास्ट यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, वो यहां खत्म होता है। और इसके साथ भी आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ है इकोनॉमिक लॉ का, वो भी यहां पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नियरली इफेक्टिव हमने 11 लेक्चर्स इसके ऊपर दिए हैं। वापस से मैं मेंशन कर दूं, पहले 2 लेक्चर बेसिक्स थे, कॉमन टॉपिक्स और कॉमन प्रोविजंस के लिए हमने नियरली हाफ लेक्चर कंप्लीट किया था। तो आप ऐसा कह सकते हो नियरली 8 सवा 8 लेक्चर्स हमने 8 लेक्चर के आसपास हमने फेमा के ऊपर दिए हैं। एंड फेमा उतना डिजर्व भी करता है, क्योंकि फेमा का वेटेज आपके नियरली 30 मार्क में से 10 मार्क के आसपास जरूर रह सकता है। ठीक है, बाकी तीनों चारों टॉपिक तो छोटे छोटे हैं, आईबीसी थोड़ा सा बड़ा है, तो नियरली 10 मार्क का वेटेज, 10 से 12 मार्क का वेटेज फेमा का हो सकता है, 8 मार्क का वेटेज वाईबीसी हो सकता है, और बचवेज एफसीआरए, एसीए एंड पीएमएलए, ये नियरली आपको 8-10 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को आपने कृपया याद रखना। ठीक है, सो अब कुछ इंस्ट्रक्शंस में दे दूं, जैसे ही फेमा खत्म हुआ है, जीडीपीडी वालों इसको ठीक से सुनना, लाइव स्ट्रीम वालों भी ठीक से सुनना। अब यहां पे बच्चे पूछते हैं सर हम वन गो एट अ वन गो रिवीजन वगैरह कर ले क्या फेमा का, सर क्वेश्चन यार वगैरह, तो मैं पहले ही मेंशन कर दूं, वन गो रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन, क्वेश्चन एयर डिस्कशंस, इसके ऊपर और भी कुछ एडिशनल चीजें अगर मुझे लेनी है तो वो सब ऑप्शनल लेक्चर्स के अंदर कवर की जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शनल लेक्चर्स आपके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये वैसे भी रिवीजन लेक्चर्स है, इसका एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा और इस प्लेलिस्ट के हिसाब से इसको आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली मैं टाइम टू टाइम इसको रिकॉर्ड करते रहूंगा और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते रहूंगा। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, दर्शन करे वाव क्लास करके आपने इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और उस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट रहेगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, और वहां पे ऑप्शनल 15 लेक्चर्स लिखा रहेगा, उसमें वनडे रिविजन्स वगैरह के भी अलग अलग प्लेलिस्ट रहेंगे, आप उसको चेक करके दे सकते हो। या जहां से आप गूगल ड्राइव लेक्चर डाउनलोड करते हो, वहां पे एक वर्ड फाइल होगी, उस वर्ड फाइल के अंदर इन सभी लेक्चर्स का पूरा लिंक प्रोवाइड किया हुआ होगा, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ होगा। ठीक है, यही चैप्टर वाइज रिवीजन, यही क्वेश्चन या डिस्कशन आपको बाद में यूज हो सकते हैं। मैं सभी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों को रिकमेंड करना चाहूंगा, ये 15 ऑप्शनल लेक्चर्स ये देखना बहुत रिकमेंडेड है। आप अगर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मेरे साथ करते हो तो एडवांटेज होगा, खुद होकर करना चाहते हो तो बात अलग है, इसलिए हमने इसको ऑप्शनल रखा हुआ है। आप चैप्टर वाइज रिवीजन खुद करना चाहते हो तो अलग बात है, इसलिए हमने इसको ऑप्शनल लेक्चर रखा हुआ है। तो इस रेगुलर लेक्चर के अंदर हम इसको कवर नहीं करेंगे। रही बात लाइव स्ट्रीम वालों की, तो हम नियरली ये ऑप्शनल लेक्चर्स डेली बेसिस पे कवर करेंगे इफ पॉसिबल। अब जैसे ही मेरा गला थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तो इफ पॉसिबल जैसे ही हमारा 10 बजे क्लास खत्म होता है, तो 11 बजे के बाद में या दिन में कभी भी हम इन ऑप्शनल लेक्चर को अभी कंडक्ट करना शुरू करेंगे, डेली 1-1.5 घंटा। और जो ये लेक्चर नहीं कर पाएंगे लाइव स्ट्रीम में, उनको ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। आप आपकी सहूलियत के हिसाब से कभी भी इसको कर सकते हो टिल योर एग्जाम। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, श्योर। अब मैं बढ़ता हूं आगे, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। यहां पे आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है पूरे तरीके से कंप्लीट। आज हम जाने वाले हैं नए चैप्टर के ऊपर, और नया चैप्टर आज हम जो देखने वाले हैं वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, सो हमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की तरफ जाना है। सो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। सो मैं थोड़ा सा सेटिंग वगैरह कर लेता हूं नया चैप्टर शुरू करने के पहले, और फिर हम आईबीसी के साथ में शुरू करेंगे। सो मुझे बताओ जरा, नालायक को आईबीसी के साथ में शुरू करना है या नहीं करना है? हैं कि सर नहीं सर बस करो सर, लगे तुम्हारी जिंदगी बेकार होना शुरू हो गई होगी।
चलो डन एवरीबॉडी। चल आ जाइए सब जन। सो बोलो स्टार्ट करें। क्या हो गया, क्या एकदम शुरू किया जाए गब्बर जैसे नहीं। सर बधाई हो। स्टार्ट सर जल्दी जल्दी, फिर आप कुछ कर दो, हम रेडी है। हाउ एकदम दर्द भरी जिंदगी हो गई, जीवन में दर्द ही दर्द। अरे क्या क्या पागल हो गए हो जीवन में। सर गाना नहीं बट एक मोटिवेशनल। मैं तो सीए के ट्रेन को एक किक मिल जाए, बैच का भी शुद्धिकरण हो। पागल हो गए हो जीवन के अंदर, कैसी बातें कर रहे हो हैं, क्या हो क्या गया तुम्हें हैं। और क्या बीच में मोटिवेशन दो मोटिवेशन दो, ये कहाँ से आता है तुम्हारे साथ में।